तो एक बार आप ये लव जिहाद की शुरुआत कैसे होती है? एक बार पूरा इसका प्रोसेस समझाइए। लव जिहाद की शुरुआत बड़ी मज़ेदार होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। मैं अच्छे से बैठ जाऊं, जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि टॉपिक इतना अच्छा तुम दिए हो ना मुझे। एक्चुअली लव जिहाद की शुरुआत होती है। देखो, इसमें इसमें सिर्फ वन साइडेड फॉल्ट नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत गलती जो है वो हिंदू बेटियों की भी है। हाँ। थोड़ी बहुत हुँ, गलती है। होता क्या है कि जैसे क्लास 9 में गई लड़कियां, क्लास 10 में गई लड़कियां, अब उनको बॉयफ्रेंड चाहिए। हुँ, आई एम नॉट जजमेंटल, मैं कुछ भी जजमेंटल वाली बात नहीं करूंगी। हो सकता है अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, अफेक्शन, लव, अफेयर बहुत नॉर्मल चीज है। हुँ, जब हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जब हम टीन एज को क्रॉस करते हैं, तो ये अट्रैक्शन बहुत नॉर्मल है। और यही अट्रैक्शन तो हमें एक मतलब फिजिकली बहुत अप्रोप्रिएट बताता है कि जब ये सारी चीजें हमारी, जैसे 14 हो, जैसे मुझे पीरियड्स बहुत लेट से हुआ है, 15 साल की उम्र में हुआ है। 10 से 11 साल में लड़की को पीरियड्स हो गया, बहुत नॉर्मल है भाई, हुँ, हेल्दी है वो। किसी कोई लड़की जवान हो रही है, उसको सेक्सुअल डिजायर्स आ रहा है, मतलब नॉर्मल है वो। किसी की शादी हुई है, भाई नई शादी है तो दिन भर में 4 बार सेक्स हो रहा है। शादी पुरानी हो गई तो महीने में 1 बार हो रहा है। इट्स अ वेरी हेल्दी रिलेशन। हुँ, ठीक है। हुँ, प्यार करना बुरा नहीं है, लेकिन प्यार में डूब जाना बुरा होता है। अब हमारी जो हिंदू बेटियां होती हैं, इनको अपने धर्म के लड़के क्यों नहीं पसंद आते, आपको पता है? क्योंकि हिंदू जो लड़के होते हैं, ये बड़े वर्कोहॉलिक होते हैं। हुँ, आई थिंक तुम भी जेंजी ही हो, हुँ, है ना? हुँ, कितनी उम्र होगी तुम्हारी? 24। 24। तो जेंजी में ही आते हो। मैं 90s की जन्म हूँ, थोड़े से के लिए बच गई, मैं मिलेनियम में आती हुँ, हूँ। ठीक है। तुम काम कर रहे हो 24 में। मेरा बेटा 15 साल का है। एंटायर डे में उसको फुर्सत नहीं होती है, वो 12 बजे रात में मुझे एक कॉल करता है और मुझे कॉल करके बोलता है दिन भर तो देखती ही रहती हूँ कि मैं क्या करता हूँ। ठीक है। तो जो हिंदू बच्चे होते हैं, जो क्रिश्चियन बच्चे होते हैं, जो यहूदी बच्चे होते हैं, उनके पास, जो पंजाबी बच्चे होते हैं, उनके पास क्या होता है, और जैनी तो और भी ज्यादा व्यस्त होते हैं। तो ये सब बच्चे क्या होते हैं, ये वर्कोलिक भी होते हैं, अपना परिवार, अपने माँ बाप को भी बहुत ज्यादा नजदीक में लेकर चलते हैं, और उसके बाद वो समय निकालते हैं अपने लव एंड अफेयर के लिए, अपने मतलब इन सब चीजों के बाउंडिंग के लिए। लेकिन हिंदू बेटियां जो होती हैं ना, ये बड़ी अग्रेशन में रहती हैं। मैं पार्लर जा रही हूँ तो मुझे लेके क्यों नहीं जा रहा है ना? मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ तो मुझे लेके क्यों नहीं जा रहा उन्हें है? हर टाइम साथ में चाहिए। उसको लगेल चाहिए हाँ, हाँ, कि वही मेरे साथ टंगे रहो तुम। अब टंगा कौन रहेगा? जो भाई, पूरे टाइम जिसको साथ ही रोटी हो। रोजी कमानी है वो तो टंगा नहीं रह हुँ, सकता है। कोई अगर मुझे कहे कि मैं तुम्हारे साथ अफेयर में हूँ, दिन भर मेरे साथ बेड पर रहो, आई कांट डू, बिकॉज आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी सो मच। हुँ, इवन मैं एक सिंगल मदर भी हूँ। तो हमारी हिंदू बेटियों को लगेल चाहिए होता है, जो मतलब मध्य प्रदेशी की जुबान में बोलते हैं लगेल। वो जहां जहां जाएंगी उनको एक दुमछल्ला चाहिए। हुँ, अपनी दोस्त से भी मिलने जाएंगी तो भाई अब मेरे को पहुंचाओ, नीचे खड़े रहो, मैं अपनी दोस्त के पास से आऊंगी, फिर मुझे घर छोड़ो। ये कर नहीं पाते ये। अब जिनको फंडिंग आ रही है ये करने के लिए, तो उनको तो कमाना है नहीं। उनके पास तो उनको बस तो उसी इस्लाम को का पूरा झंडा करना है। बुलंद करना है। उनको तो पैगंबर मोहम्मद की कही हुई बातों को पूरा करना है। तो उनकी स्ट्रैटेजी तो स्टक है। उनकी स्ट्रैटेजी, उनका फोकस, उनका विजन तो बिल्कुल स्ट्रेट है कि भाई इसको लगेल चाहिए एंड आई कैन बी अ लगेल। वो बन जाते हैं। हुँ, और हिंदू बेटियों को पुच्छी मिल जाता है, बस उसमें बाउंडिंग हो जाती है। अब क्योंकि इनको फंडिंग आती है, आईफोन दो, तो सलोन का पैसा वो पेमेंट कर दिया, तो शॉपिंग का पैसा वो पेमेंट कर दिया, तो अच्छा लगने लगता है लड़कियों को। अब वो बात आती है सेक्स सेक्स पर। अब उनको पता ही नहीं होता है कि सेक्स हो रहा है, तो भैया वीडियो भी बन रहा है, फव्वारा और फूलदान के पीछे में कैमरा भी लगा हुआ है। अब उसके बाद फिर सिलसिला जो होता है वो प्रोस्टिट, अब उसने जो खर्च किया है वो रिकवर भी तो करना है। हुँ। कोई क्यों देगा भाई आईफोन? असली प्यार हो तब तो दे भी दे, मान लीजिए नहीं, इसे। वो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2-4 महीने का प्यार है हुँ, और कोई लड़का आईफोन दे रहा है, तब तो भाई कुछ स्कैरी है। ऑब्वियसली। हाँ, कोई 10,000, 20,000, 25,000 का फोन दे रहा है तो भाई वो गिफ्ट हो सकता है
लेकिन कोई 1.5 लाख का आईफोन आपको गिफ्ट कर रहा है तो वो स्कैरी है। रेड फ्लैग नंबर 1। रेड फ्लैग, वो ग्रीन फ्लैग नहीं हो सकता है। या कोई आपको गुची का पर्स दिला रहा है, कोई आपको लुई विटॉन का पर्स दिला रहा है 2.5 लाख का, वो रेड फ्लैग हो जाता है। कोई आपको 5 स्टार होटल में लेकर के जा रहा है 1 नाइट स्टे के लिए, वो रेड फ्लैग हो सकता है। लेकिन अगर आपका एंगेजमेंट हो चुका है, आपकी शादी होने वाली है, शादी में 2-3 साल है, तो वो आपकी धर्म पत्नी जैसी हो गई। तो आप जो भी इन्वेस्ट, जो पुरुष है वो इन्वेस्ट कर रहा है, वो कोई गलत जगह पे नहीं कर रहा है, वो अपनी धर्म पत्नी पर कर रहा है, तो वो ग्रीन फ्लैग होता है। ठीक है, तो वो रेड फ्लैग भी वो नहीं समझती, उनको मजा आता है गिफ्ट्स लेने में। और उसके बाद जो पैसा इन्वेस्ट करता है ये कठमुल्ले, तो उसको तो रिकवर करना है, तो रिकवर कैसे किया जाएगा? प्रोस्टिट्यूशन में लगा करके। तो प्रोस्टिट्यूशन में लगा दिया जाता है। अब उसके बाद फिर लड़की जो है, क्योंकि वो पापा की परी हो करके आती है, हमारे सनातन में तो स्त्री का बहुत सम्मान है। पिता झाड़ते तक नहीं है, डांटते तक नहीं है, भाई कुछ बोलता है तो बोलती है माई लाइफ माई रूल, आई डोंट नीड वैलिडेशन, ओके, आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ, ओके। ये होता है, क्योंकि हिंदू बेटियों को बहुत सम्मान मिलता है घर में। अब अचानक से जो ये सारे बाबू मैना शोना के बाद जो उसके ऊपर जो इस्लाम का पहाड़ गिरता है, तो वो तो भाई फैल जाती है, वो मार धाड़ चीख चिल्ला जो होता है, तो फिर उसी में कट करके फ्रिज में मिल जाती है, या तो फिर आईएसआई के पास भेज दी जाती है। अब आईएसआई वाले और टेररिज्म वाले जो होते हैं, वो तो मार लठ मार लठ मार लठ बिल्कुल सीधा कर देते हैं कि परी बन के आई हो तुमको चुड़ैल बना देंगे यहाँ पर हम। और बन जाती है भाई। फिर ना मुंह में जुबान होती है, ना शरीर में कोई एहसास होता है, ना कोई जज्बात होता है, और ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन बचती है। खत्म हो जाता है सब कुछ। आपने कोई ऐसे लाइव केसेस देखे हैं जिन जैसे आप काफ़ी सारे केसेस आपके पास ऐसे आते हैं, तो कोई बहुत एक्सट्रीम केस आपने देखा हो इससे रिलेटेड? मेरे पास एक बहुत ही भयानक केस आया था, विच इज बिलोंग टू पाकिस्तान, बट आई हैवंट अकम्प्लिश दैट केस। मुझे बीच से ही हट जाना पड़ा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी जान को खतरा हो जाएगा। ओके। उसके बाद फिर मेरे पास एक मामला, जब मैं ईरान गई हुई थी, तो मैं निकाह मस्यार और निकाह मुत्ता पर थीसिस कंप्लीट करने के लिए अपना गई हुई थी, अपने रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए गई हुई थी, जो मैंने स्कोप कॉम्प्लेक्स में मैंने सबमिट भी किया था, और मैंने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में भी सबमिट किया था। तो वहाँ पर मुझे एक लड़की थी, वो यहूदी थी, तो वो मेरे पीछे पड़ गई थी कि मुझे मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। एंड आई वाज़ मतलब मुझे ऐसा लगा कि आई डोंट हैव एक्चुअली, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दैट मैटर, क्योंकि मैं थोड़ा-सा ना अब इमोशनल हो जाती हूँ। ना मेरा ये नाम था, ना मेरा ये रुतबा था, और ना ही मेरे पास इतने कॉन्टैक्ट्स थे जो अभी हैं। तो मैंने कहा मैं तुमको कहाँ से बचाऊँ और कैसे बचाऊँ? बहुत मुश्किल से मैं आई हूँ अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके, और बहुत सारी ज़िम्मेदारी है मेरे ऊपर। लेकिन हाँ, मैंने एक काम किया था कि मैंने उसकी बात करवा दी थी, जो हमारे भारत में इज़राइल की एम्बेसी है, वहाँ पर मैंने बात करवा दी थी। उसके बाद क्या हुआ, नहीं हुआ, और मैं उस वक़्त बहुत डरी हुई भी थी कि क्या पता मुझसे भी कुछ बोला जाएगा, मुझे भी बुलाया जाएगा। तो इस चीज़ से भी मैं बहुत डर जाती थी, तो मैं पीछे हट जाती थी। अभी क्या है कि अभी आई नो एवरी रूल एंड रेगुलेशंस, आई नो एवरीथिंग, आई कैन फेस any embassy, I can decode any kind of cases। तो अभी की बात और है, और तब मेरी उम्र बहुत कम थी, तो मैं भी डर जाती थी कि क्या पता मुझसे भी पूछताछ करेंगे, बेमतलब का मुझे फंसा देंगे। तो मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि एक यहूदी लड़की थी ईरान में, जिसको निकाह मस्यार के नाम पर बेच दिया गया था। और पाकिस्तान का जो मामला मैं बता रही हूँ, वो पाकिस्तान के सिंध प्रोवांस की ही एक हिंदू लड़की थी, जिसको 9 साल की उम्र में एक 57 ईयर के एक बुड्ढे के साथ उसका निकाह किया गया था। और उसको वहाँ पर के एक मिट्ठू बोल करके एक इमाम है, जो ऐसे हिंदू लड़कियों को उठा करके लेकर आता है, और बुड्ढे-बुड्ढे लोगों से निकाह करवाता है, और अपनी नज़रों के सामने उसका इंटीमेट रिलेशन करवाता है पाकिस्तान में।
तो बहुत उसने बहुत जद्दोजहद और कोशिश से उसने मेरे कोलकाता वाले चैम्बर के लैंडलाइन पे कॉल किया था और रो रही है, बहुत मुश्किल से उससे बात कर पाई थी मैं। लेकिन मैंने उसको हेल्प के तौर पर तो मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो मैं थोड़ी-सी मतलब आँखें मेरी गीली हो जाती हैं कि वो केस अगर अभी आए मेरे पास, तो मैं तो पहुँच जाऊँ पाकिस्तान उसको बचा कर के लेकर आने के लिए। बट उस वक़्त मैं डर गई थी। कोई इंडियन केस आया हो आपके पास जो हिंदू लड़की का हुआ हो? मेरे पास मोर देन 1000 मेरे पास मामले ऐसे आए हैं जिसमें मोर देन 1000 कि मेरा अफेयर हिंदू लड़के से है और वो पहले बहुत ठीक था पर मैम अभी बहुत परेशान कर रहा है। तो मैं तो तुरंत एकदम से उसको सारी चीज़ें क्लियर बताती हूँ और मुझे लगता है कि मैंने 100% हिंदू लड़कियों को का जो लव अफेयर था वो खत्म करवा दिया। और वो ऐसे केसेस में सारे मुसलमान ही होते हैं जो हिंदू बन के करते हैं। एग्जैक्टली और अब तो लोग मतलब मेरे पास और भी हिंदू लड़कियां आ जाती हैं और भी मतलब मुझे खोज खोज के आ जाती हैं कि मैम आपसे मुझे काउंसलिंग करनी है, आपसे मुझे पूछना है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अब तो कितना मेरे आप इनबॉक्स में देखिएगा, इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में, फेसबुक के इनबॉक्स में, अभी तो मैंने नया नया फेसबुक भी स्टार्ट किया है और ट्विटर के इनबॉक्स में, मेल में, इन सब चीज़ों में भी लड़कियां जो हैं वो मुझसे काउंसलिंग लेती हैं और मुझसे बात करती हैं। कई लड़कियों के साथ मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस पे फ्री ऑफ कॉस्ट में काउंसलिंग करती हूँ। वो अपनी सारी परेशानी बताती है कि पहले बहुत अच्छा था, ये था, वो तब। तो फिर मैं नाम पूछती हूँ, नाम क्या है? तो अब जैसे ही रहीम बताती है, जैसे ही अब्दुल बताती है, जैसे ही अब्दुल्ला बताती है, तो फिर मैं उसको फिर मैं काउंसलिंग करती हूँ कि वेरी बैड बेटा, बहुत गलत बात है कि आप अपने धर्म को मतलब धोखा दे करके आप ये सब कर रहे हो और बाद में क्या होगा, आप फ्रिज में पाए जाओगे। हमारा क्या है, हम 2-4 बार डिबेट करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। ज़िंदगी तो आपकी खत्म हो जाएगी, माँ-बाप की आँखें आपकी ज़िंदगी भर रोती रहेंगी। तो ऐसे क्या होता है कि इतने लेवल पर ब्रेन वॉश उनका कर दिया जाता है कि वो अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनते, क्योंकि जनरली पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि लड़का कैसा है और फिर वो मना करते हैं, लेकिन लड़की नहीं मानती है। उन्हें लगता है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा जो हिंदू नाम उसे रखा हुआ है, मेरा राहुल ऐसा नहीं है। नहीं, एक्चुअली में अगर प्योर लव हो हुँ, और प्योर लव में अगर कुछ ऑब्नॉक्शियस होता है, कुछ डाउटफुल होता है, तो क्वेश्चंस होते हैं। हुँ, क्यों आपके माता-पिता क्वेश्चन नहीं करते एक-दूसरे में? करेंगे। मेरे अम्मा-अब्बा क्या क्वेश्चन नहीं करते हैं एक-दूसरे में? लेकिन लव के साथ, प्योर लव के साथ जब लस्ट हो जाता है ना, तो वो एडिक्शन हो जाता है, उसको छूटने में दिक्कत होता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। आपको किसी से बेइंतहा मोहब्बत है। जैसे मैं अपने अब्बा से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मेरी काफ़ी हरकतें जो हैं, मेरे अब्बा जैसी हैं। इवन मैं अगर अभी ऐसे बैठी हूँ ना, मेरी अम्मा सामने होती ना, तो बस हो गई, अपनी अब्बा बन गई, बैठ गई चौकड़ी मार कर के। तो मेरे अब्बा का पहले क्या नेचर था कि वो बहुत झाड़ के बात किया करते थे। मैं छोटी थी, तो मुझे डर लगता था कि कैसे अब्बा को पॉइंट आउट हुँ, करूँ। मैं बड़ी हुई, अब्बा आप ऐसे क्यों बात करते हैं? मैं गलत तो नहीं हूँ? तो फिर आप अपने वॉइस को थोड़ा-सा स्मूथ क्यों नहीं कर सकते? थोड़ा पोलाइट क्यों नहीं कर सकते? एंड ही रियलाइज़्ड कि वो ठीक बोल रही है, ऐसे झाड़ के क्यों बात करना मुझे। तो मैंने कहा भई ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ पाप करके आई हूँ जो आप झाड़ रहे हो। तो ही रियलाइज़्ड एंड ही चेंज्ड। तो जब प्योर लव होता है, चाहे वो कोई भी रिलेशन का हो, तो उसमें आप क्वेश्चन भी करते हैं, उसमें आप ऑब्जेक्शन भी करते हैं, उसमें आप कन्फ्रंटेशन भी करते हैं, उसमें आप डिस्कशन भी करते हैं, उसमें आप आर्ग्यूमेंट भी करते हैं, उसमें आप स्पेस भी रखते हैं, है ना? हुँ, लेकिन अगर कोई रिश्ता लव के बजाय लस्ट में हो जाता है, तो लस्ट होता है एडिक्शन। जैसे मैं स्मोक करती हूँ। अब मैं मंच से उतरने के लिए उतावली रहती हूँ। 2 घंटे हो गए, मंच से उतरो, फिर गाड़ी में बैठूँगी तो मैं सिगरेट पीऊँगी। दिस इज़ लस्ट, दिस इज़ एडिक्शन, जिसको मैं छोड़ना चाहती हूँ पर छोड़ नहीं पा रही हूँ। आई नो स्मोकिंग इज़ इंजीरियस फॉर हेल्थ। हुँ, मुझे पता है कि स्मोकिंग से मुझे एवरी मंथ अपने टीथ वॉश कराने पड़ते हैं, मुझे अपने गम्स को क्लीन करवाना पड़ता है, मुझे एक्स-रे करना पड़ता है, मुझे मुझे बहुत सारे रूटीन एवरीडे 2 टाइम ब्रश के साथ मेंटेन करना पड़ता है, बट इट्स एडिक्शन।
छूट नहीं पा रही है, वो छूटना भी छूट चाह रही नहीं पा रहा है। तो ये जो लव जिहाद होता है, है। इसमें हिंदू बेटियों को लव नहीं होता है, इसमें एडिक्शन वाला लस्ट होता है जो छूट नहीं पाता है। और वो लस्ट क्या होता है? वो सेक्स का लस्ट होता है, क्योंकि जब चाहो तब मिल रहा है ना। सामने वाला बंदा तो वेला ही है, वो तो यही करने के लिए तैयार है, तो वो तो ना बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो यही काम है, उसका जॉब ही यही है। तो वो जब उसकी ख्वाहिश है वो मिल रहा है, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, तीसरा लड़की का मतलब हर वक्त एक लगेल मिल रहा है, तो वो तो एडिक्शन हो गया ना। तो जितने भी लव जिहाद वाले जो मतलब लड़के होते हैं जो इस चीज के लिए अलग अलग मदरसों से, अलग अलग मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से जो ऑर्गेनाइज्ड किए जाते हैं, जो तैयार किए जाते हैं, वो इसी हिसाब से तैयार किए जाते हैं कि वो लड़की के लिए एडिक्शन हो जाए, लस्ट हो जाए। अब आप हफ्ते में एक बार मिल रहे हो, आपको एडिक्शन होगा? नहीं होगा। इफ आई स्मोक इन अ वीक, वो कोई एडिक्शन है? तो शौकिया पी लिया। वो तो यही कहेंगे ना, वंस इन अ ब्लू मून हम पी लेते हैं। एडिक्शन तब होता है जब आपको चाहिए ही उतनी बात चाहिए। चाहिए। तो वो लड़की का एडिक्शन बनता है जानबूझ करके, हर समय उसके सामने, हर समय उसके सामने, हर चीज में उसके सामने, तो वो एडिक्शन हो गया। अब वो मजबूरी हो जाती है छोड़ना। तो लव वव कुछ नहीं है। आप सोचो हमारे देश में कितने मैटसूट रोज फाइल होते हैं, बहुत सारे। अनकाउंटेबल, मल्टीपल। इस भारत देश में जितने भी सिविल कोर्ट हैं, आप काउंट नहीं कर सकते कि कितने मैटसूट रोज के रोज फाइल होते हैं, कितने नल एंड वॉइड मामले होते हैं मैरिज के, कितने आपके डिवोर्स के मामले होते हैं। एवरीडे फाइलिंग भी होती है, एवरीडे डिग्री भी मिलती है, और एवरीडे मैरिज भी होता है। ठीक है, क्यों हो जाता है डिवोर्स? क्योंकि वो अनकंडीशनल एडिक्शन लव नहीं होता है, वो कंडीशनल मैरिज विथ लव होता है, जिसमें सामने वाला बुरा है, हम छोड़ देंगे भाई, हमारी नहीं पट रही है, हम छोड़ देंगे भाई, हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही है, हम छोड़ देंगे भाई, हमारी मेंटालिटी नहीं मैच कर रही है, हम क्यों खुद को टॉर्चर करेंगे, हम छोड़ देंगे भाई। मल्टीपल, अनकाउंटेबल म्यूचुअल डिवोर्स होते हैं। तो क्यों म्यूचुअल होते हैं? उसमें वो प्योर लव था ही नहीं। नहीं नहीं, प्योर लव था, लेकिन हमारी आदतें नहीं मैच की। तो जो प्योर लव होता है उसमें स्पेस होता है, लेकिन जो लस्ट होता है उसमें स्पेस नहीं होता है। आदत मैच नहीं हुई फिर भी हम उसके पास जाएंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि वो लस्ट है, वो एडिक्शन है। इसलिए इतना भयंकर ब्रेन वॉश इसीलिए किया जाता है ताकि वो बिल्कुल ही कमिट हो जाए और अपने पेरेंट्स को बाकी सब भूल जाए। अब मैं इसको एक और अच्छे से बता देती हूँ। लस्ट और लव में बहुत अंतर है, बहुत एक्सट्रीम अंतर है। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, पर वो मेरे से बहुत दूर रहता है। मैं अपने बेटे से मोहब्बत करती हूँ, मैं एडिक्टेड नहीं हूँ अपने बेटे की। मैं अपने अम्मा अब्बा से बहुत प्यार करती हूँ, पर वो मुझसे बहुत दूर रहते हैं। मैं साल में 1 आध बार मिलती हूँ, 2 बार मिल लेती हूँ। मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती हूँ, मैं एडिक्टेड नहीं हूँ उनसे। तो ये जो हो रहा है लव जिहाद, वो एडिक्शन करवाता है। और एडिक्शन में फिर क्या होता है कि वो जो बोलेगा सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा। अब जैसे कोई कोकीन का एडिक्टेड होता है, कोई चरस का एडिक्टेड होता है, कोई दारूबाजी का एडिक्टेड होता है, तो उसको पहले क्या किया जाता है? फ्री में नशा दिलाया जाता है। बाद में वो एडिक्टेड हो गया, अब उसे चाहिए, अब वो चोरी भी करेगा, वो बेईमानी भी करेगा, वो माँ के कान के बुंदे भी बेचेगा, वो माँ की किडनियां भी बेचेगा। कई ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि माँ को मर्डर कर दिया लेकिन अलमारी से पैसा लेके चला गया है। क्यों? क्योंकि उसको कोकीन, चरस, गांजा खरीदना है। तो एडिक्शन, लस्ट इज अ डिफरेंट थिंग, प्योर लव इज अ डिफरेंट थिंग। प्योर लव में आपको जगह होती है कि आप फैसला ले सकते हैं। एडिक्शन और लस्ट में आपके पास कोई जगह नहीं होती है, सिवाय इसके कि सामने वाले के सामने आपको सरेंडर हो जाना है।
अब वो आपको कुछ भी समझाए कि इस्लाम बहुत अच्छा है, इस्लाम में महिलाओं का बहुत सम्मान है, वो सब आपको बहुत जन्नत और जन्नत की 72 हूरों का पूरा कहानी सुनाएगा, लेकिन क्योंकि आप एडिक्टेड हैं, आप लस्ट में हैं, तो आप कन्विंस हो रही हैं, आप सरेंडर हो रही हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि भई ये चला जाएगा, तो फिर ये जो इतने महीनों की जो आदत लग गई है मुझे, ये कैसे छोड़ना होगा? हम लोग जैसे काउंसलिंग करते हैं विक्टिम्स की, बहुत सारे ऐसे लव एंड अफेयर के मामले आते हैं और उसके बाद फिर थाना पुलिस हो जाता है, तो बहुत सारे हम लोग थाना में ही सॉल्व कर देते हैं, तो उसके बाद वो बच्चियां काउंसलिंग के लिए आती हैं। मैंने देखा है कि कई लड़कियां वो जब अपने एक्स बॉयफ्रेंड की बात करती हैं तो उनके हाथ कांपते हैं, उनको सफोकेशन होता है, उनको एंजाइटी होता है, उनकी उनकी जुबान लड़खड़ाती है, फिर वो ऐसे बैठ जाती है, फिर वो रोती है, फिर उसको ऐसा लगता है कि वो उसके बिना तो सांस ही नहीं ले पा रही, उसके ब्रीदिंग इशू। मैंने ये सब चीजें देखी हैं, और आप बहुत सारे एडवोकेट्स को बुलाओ, आप उससे ये सब डिस्कशन करो, वो बताएंगे आपको। जो जो एडवोकेट्स को काउंसलिंग का पार्ट मिलता है, मीडिएशन का पार्ट मिलता है, उनको पता होता है। तो पहले पहले जब मेरे सामने ऐसी बच्चियां आती थी, तो मुझे लगता था ये क्या पागलपन है भाई, ये कौन सी मोहब्बत है भाई। उसके बाद फिर मैंने सोशियोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया। सोशियोलॉजी की बुक्स मैंने, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 100 से ऊपर बुक पढ़ ली, और अलग अलग मैंने यूएस से मंगवाया, यूके से मंगवाया, क्योंकि वहां के रिसर्चर जो होते हैं वो वास्ट होते हैं, वो मतलब डीप डाउन जाकर के रिसर्च करते हैं। अब तो हमारे इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे रिसर्चर हो रहे हैं। तो मुझे पता चला कि एक्चुअली में वो जो एडिक्शन नशा में होता है, वही एडिक्शन उनको फील होता है उस व्यक्ति के सामने जिस व्यक्ति ने उसको एडिक्टेड अपने प्रेजेंस का करवाया है। इसलिए वो एंजाइटी फील कर रही है, इसलिए वो सफोकेटेड फील कर रही है। अब मेरा बेटा मेरे से दूर है, वो तो नहीं कांप रहा है, तो ये प्योर लव है। मेरे माँ बाप मेरे से दूर है, वो तो नहीं कांप रहे हैं, वो तो नहीं रो रहे हैं, क्योंकि ये प्योर लव है, वो कोई एडिक्शन, कोई नशा नहीं है। तो प्योर लव जब हस्बैंड और वाइफ का भी होता है ना, तो उसमें साथ में रहने की भी जगह होती है, और अगर ना पटे तो एक दूसरे से दूर होने की भी जगह होती है। इसलिए ये प्योर लव नहीं होता, लस्ट होता है, तो कितना भी चाह ले पेरेंट्स वो नहीं दूर हो पाती, और फिर ऐसे ही वो हमेशा फँस जाती हैं और फिर उनके साथ गलत हाँ, हो जाता है। एग्जैक्टली। और जब ऐसे केसेस आते हैं तो आप पुलिस कोड या पुलिस का या कोर्ट का क्या रोल होता है? क्या उनको वापस लाया जा सकता है? अगर मान लीजिए इंडिया के बाहर ले जाया गया, तो क्या उस केस में उनको बाहर ले जाए, मतलब वापस लाया जा सकता है? जैसे केरला स्टोरी में लास्ट में दिखाया गया था, वो बच्ची आना चाह रही थी, गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही थी लेकिन आ नहीं पा रही थी। तो ऐसे क्या रीज़न्स हो जाते हैं कि वो वापस ही नहीं ला पाते फिर हम? देखिए, मुझे थोड़ा तो मैं जुडिशरी सिस्टम को थोड़ा सा मैं बोलूंगी कि हमारी जुडिशरी सिस्टम थोड़ी तो सुस्त है। बहुत आप स्लो। सोचिए कि कितने ऐसे मामले होते हैं, कोई भी मुसलमान हमें गालियां दे देता है, हुँ, कोई भी मुसलमान जो है हमें न्यूड पिक्चर्स पे अपने भेज देता है, कोई भी मुसलमान हमें हमारे नंबर, कोई भी पुरुष हमारे नंबर वायरल करवा देता है, और बहुत भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां भी हमें ओवर फोन दे देता है। हम किसको बोले? साइबर क्राइम को ही तो बोलेंगे। हुँ। हम जाकर के एफआईआर ही तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद किसकी जिम्मेदारी है? तो कितने लोग अरेस्ट होते हैं? एक भी नहीं होते। कुछ ऐसा केस जो मैं कह सकूं कि 0.1% मान लीजिए। दिस इज जस्ट एन क्विंटेसेंशियल एग्जाम्पल, कि देखो मैंने दिल्ली पुलिस को टैग किया, मैंने कोलकाता पुलिस साइबर क्राइम को टैग किया, और कोलकाता पुलिस या दिल्ली पुलिस या किसी भी राज्य की पुलिस ने 42-48 घंटे में मुझे गाली देने वाले पुरुष को पकड़ लिया। वी हैवंट ना। बट लेकिन बहुत छोटा-सा मामला है ये तो इतने में पुलिस जाकर के क्या ही करेगी? नहीं, किसी महिला को अब्यूज करना इंफॉर्मेशन आईटी टेक्नोलॉजी एक्ट के हिसाब से इट्स अ हीनियस क्राइम। किसी महिला को ओवर फोन आप मलस्ट कर रहे हो, आप मलाइंग कर रहे हो, या किसी महिला को आप वीडियो बना करके मलस्ट कर रहे हो, मलाइंग कर रहे हो, डिफेम कर रहे हो, आप उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हो, आप उसको उसको आप वैंटन अब्यूज लैंग्वेजेस, फिल्दली लैंग्वेजेस आप यूज कर रहे हो, इट्स अ हीनियस क्राइम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के हिसाब से और साइबर क्राइम एक्ट के हिसाब से सेक्शन 69 से लेकर के 84 तक में आता है ये, एंड इट्स अ नॉन बेलेबल सेक्शन।
और फिर भी पुलिस वाले कुछ नहीं करते इसके लिए। यस ऑफ कोर्स, किसी भारत के अंदर किसी भी महिला को ओवर फोन या वीडियो बना करके मलाइंग करना, इट्स अ बिग हेनियस क्राइम। लेकिन हमारा साइबर क्राइम काम नहीं करता है। हमारे साइबर क्राइम को कोई मतलब नहीं है। मस्त आ गए 9 बजे, उसके बाद फिर थोड़ा खा वा लिया, टाइम हो गया 5 बज गया, भैया जाना है। अब सब जगह यही होता है। अगर साइबर क्राइम और साइबर सेल हमारे देश का सशक्त हो जाए, सतर्क हो जाए, तो आपको पता है कम से कम 35% लव जिहाद के मामले हम बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। कैसे? स्टार्ट कहां से होता है अब लव जिहाद? सोशल मीडिया से। हाँ, मदर अब ये ऑनलाइन वाला ट्रेंड चल चुका है थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू करना। एग्जैक्टली। कई ऐसी लड़कियां हैं जो पहले टैग भी करती हैं साइबर क्राइम को, कि देखिए ये मुझे इस तरीके की बातें भेज रहा है, इस तरीके की बातें बोल रहा है। साइबर क्राइम को कोई पड़ा ही नहीं है। बोल रहा है, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो सैलरी मिल ही रही है। तो अगर इनिशियल स्टेज में, बेबी स्टेप में, अगर साइबर क्राइम को जो लड़की, महिला, जो बेचारी बच्ची टैग कर रही है, अगर उसी वक्त साइबर क्राइम सेल एक्टिव मोड में आ जाए तो बच जाएगी वो बच्ची। ऑब्वियसली बच जाएगी। अब वो रेहान है, वो रहीम है, कि वो रोहित है, तुरंत पता चल जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं जिनको इंस्टाग्राम के माध्यम से लव जिहाद के लिए ट्रेस किया जाता है, जिसको सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रेस किया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं जो उसके एब्नॉक्शियस मैसेजेस पर साइबर सेल को टैग करती हैं, लेकिन साइबर सेल को कोई पड़ी नहीं है। भाड़ में जाए, मर जाए, फ्रिज में मिले, मेरे को क्या लेना देना। जब फ्रिज में मिलेगी तो हम जाकर के पोस्टमार्टम कर लेंगे, हम चालान काट देंगे। जब आरोपी मिलेगा तो हम अरेस्ट कर लेंगे। हमारी पुलिस में बहुत बहुत सुस्ती है, बहुत सुस्ती है, जिसकी वजह से भी लव जिहाद के मामले बहुत होते हैं। और आप सोचो KGN जो जिमखाना में जो लव जिहाद चल रहा था, उसमें पुलिस इन्वॉल्व थी। ये सब जो भी आरोप चलते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस तो इन्वॉल्व रहती है। अब झांग और पीर जो था, इतने जमाने से चला रहा था और पुलिस को कुछ नहीं पता चला था। कोई मान सकता है क्या? क्योंकि पुलिस को पैसे जा रहे थे, इसलिए पुलिस मस्ती में थी कि भाई हमें पैसा मिल रहा है, हिंदू बेटियां भाड़ में जाए, मरे, हमें क्या लेना देना। हिंदू बेटियों को प्रोस्टिट्यूट बना दिया जाए, हमें क्या लेना देना। भाई मेरे घर की बेटी तो आईफोन यूज कर रही है क्योंकि झांगुर पीर हमें पैसे भेज रहा है। तो ये विडंबना है, ये हमारा दुर्भाग्य है।